आज हम बात करेंगे जीएसटी की दरों में किस तरीके के बदलाव हो रहे हैं। सरकार की ओर से जीएसटी में जो छूट के नए प्रावधान, नए कदम उठाए जा रहे हैं, उनका असर, उनकी ज़रूरत और ओवरऑल जीएसटी का इस वक्त जो कलेक्शन है उसे किस तरीके से देखती है सरकार और चुनौतियां क्या इस वक्त सामने हैं। और जो बड़ी खबर थी वो ये थी कि केंद्र सरकार ने 40 लाख रुपए तक के सालाना टर्नओवर वाले कारोबारियों को इससे दायरे से बाहर रखने का फैसला किया है। पहले ये लिमिट 20 लाख रुपए सालाना टर्नओवर की थी और साथ ही 1.5 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाली कंपनियों को कंपोजिशन स्कीम का फ़ायदा उन्हें मिल सकता है। ये भी कहा गया है सिर्फ 1% टैक्स उन्हें अदा करना होगा। दूसरे तरीके के कई सारे प्रावधान हैं जो धीरे धीरे करके सरकार की ओर से दिए गए हैं। उसका लाभ किस तरीके से और ख़ास तौर पर अगर लघु और मध्यम उद्योगों की बात करें, उनकी ज़रूरतें क्या हैं और किस तरीके से बदलाव के ये कदम उन्हें लाभ पहुंचा सकते हैं या क्या और कदमों की ज़रूरत है, और इसे समझेंगे अपने 3 खास मेहमानों के जरिए। हमारे साथ वेद कुमार जैन साहब हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ शिशिर सिन्हा है, सीनियर डिप्टी एडिटर द हिंदू बिजनेस लाइन। स्वागत है सर। और मुकेश मोहन गुप्ता हमारे साथ हैं, प्रेसिडेंट हैं चैम्बर ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। सर, स्वागत है। शुरुआत मैं वेद सर आपसे करना चाहूंगा कि जो हाल के मैं कहूं कि पिछले 2 से ढाई महीने के दरमियान कुछ बदलाव, चाहे वो स्लैब को लेकर हो, चाहे कंपोजिशन स्कीम को लेकर हो या फिर बेसिक जो एक लिमिट थी उसको लेकर हो, वो मोटे तौर पर क्या क्या है और इनके बदलाव के पीछे जो टारगेट है, जो लक्ष्य है, वो कौन से उद्योग हैं? कमिंदर जी, आप देखिए, 1 जुलाई 2017 को हमने जीएसटी लागू किया था और जैसे हमें पता है कि सरकार ने लागू करने से पहले किस तरह से इसके ऊपर मेहनत की और केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को साथ में लेकर आई और 1 जुलाई 2017 के लेने के बाद वित्त मंत्री जो उस समय अरुण जेटली जी थे, उन्होंने कितनी मेहनत की और जीएसटी काउंसिल में बहुत सारे निर्णय लिए, सारे कॉन्सेंसस बेस, और सभी को कभी भी मेरी वोटिंग नहीं होने दी जीएसटी में और यूनानिमस डिसीजन लिए। 1 जुलाई 2017 को यह नया कानून था और अपने आप में एक बहुत बड़ा रिफॉर्म था, एक फाइनेंशियल रिफॉर्म कंट्री के लिए, 1 कंट्री 1 टैक्स और स्मूथ के लिए बहुत आइडियलिस्टिक बनाया गया 1 जुलाई 2017 को और उसमें एक थ्रेशोल्ड रखी गई। उस समय 60 से 62 लाख लगभग यह उम्मीद थी कि रजिस्ट्रेशन होंगे और वर्किंग की गई। पिछले लगभग अब 3 साल के अनुभव में जीएसटी बहुत लंबे दौर को चलकर आ गया है। पहली बात तो ये देखा जाए कि 62 लाख से लगभग डबल 1 करोड़ 25 लाख के करीब रजिस्ट्रेशन हो गए जो आज की डेट में मुख्य धारा में आ गए। इसके अलावा जो टैक्स रेट था, जो पहले बहुत मल्टीपल टैक्सेस लगते थे और वो लगते थे, उसकी वजह से काफी जो इश्यू थे वो काफी एड्रेस हो गए। जो पहले एक्साइज ड्यूटी वगैरह होते थे वो काफी एड्रेस हो गए और इफेक्टिव टैक्स रेट भी कम हो गए। सवाल 2 रह गए थे मेनली कि जो आज की डेट में डीलर हैं या जिनको हम व्यापारी कहते हैं, मध्यम वर्ग कहते हैं, निम्न वर्ग कहते हैं, उनके चैलेंजेस क्या थे और उनको कैसे एड्रेस किया जाए। 1 जुलाई 2017 को हमने बनाया तो हमने उसको बहुत एक अच्छा रिफॉर्म बनाया था, लेकिन जैसे जैसे हमने देखा कि मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के जो व्यापारी हैं और उनको कई तकलीफ आ रही है तो उसके अंदर बहुत भारी छूट देने की कोशिश की गई। जो थ्रेशोल्ड की एग्जम्पशन थी वो 20 लाख से बढ़ा करके वो 40 लाख की गई, यानी कि 40 लाख से कम की टर्नओवर है तो आपको इसके अंदर कहीं भी रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से एक कंपोजिशन स्कीम बनाई गई जिसमें पहले 75 लाख रुपए तक की रखी गई थी, इसको बढ़ाकर आज की डेट में 1.5 करोड़ रुपए तक कर दिया। आपको कोई रजिस्ट्रेशन कराने की और रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है, लेकिन सिर्फ आपको 1% टैक्स देना है। होटल रेस्टोरेंट वालों के लिए ये 5% की सीमा है क्योंकि उनके यहाँ इनपुट कम आता है और सर्विसेज ज्यादा होती है। इसीलिए एक सर्विस सेक्टर को भी छूट दी गई कि 50 लाख रुपए तक की आपकी सर्विसेज है तो आपके ऊपर 6% का टैक्स देने का आएगा। तो बहुत, और जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया भी थी, जो पहले मंथली थी टैक्स जमा कराने की थी, इन वर्गों के लिए काफी छूट दी गई कि भाई आप मंथली की जगह क्वार्टरली रिटर्न भर सकते हैं और क्वार्टरली रिटर्न का वर्किंग की गई। तो आप आज देखिए, आज की डेट में अगर किसी मध्यम या निम्न वर्ग की 1.5 करोड़ रुपए तक की अगर टर्नओवर है, जो 1.5 करोड़ रुपए साल की मानते हैं, और 1.5 करोड़ रुपए की जब हम बात करते हैं तो आप ये मान के चलिए 50,000 रुपए पर डे की लगभग 300 दिन वर्किंग लगा के चलो जिसकी सेल होती है पर डे के अंदर, जो मेरे हिसाब से एक अच्छी बड़ी फिगर है जिसमें मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के सभी लोग कवर हो जाएंगे। उनको सिर्फ 1% अपनी टर्नओवर के ऊपर टैक्स कलेक्ट करना है, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा नहीं,
आपको एक क्वार्टरली रिटर्न भरनी है और आपको वो टैक्स जमा करा देना है जो 1% आपकी टर्नओवर का बनता है। मैं समझता हूँ बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म पर वर्किंग की हुई है, बहुत स्मूथलेस वर्किंग कर दी गई है और सभी के लिए आज की डेट में वर्किंग कर दी है। इसके अलावा जो 2 लोग इस स्कीम में नहीं आते उनके लिए भी व्यापार की और जो साधन छोड़े गए और जो आज की डेट में कंसेशन दी गई है वो बहुत की गई है। कंज्यूमर के लिए भी कितना बड़ा बेनिफिट है कि आज की डेट में जो डाटा इंडिकेट कर रहा है फाइनेंस मिनिस्ट्री का, लगभग 11.3% का लगभग इफेक्टिव टैक्स रेट है जो पहले 31% होता था। तो ये एक बहुत ही अच्छा ट्रांजिशन हुआ है और जो पिछले दिनों में छूट देने की कोशिश है, जीएसटी काउंसिल का पूरा फोकस लगा हुआ है कि मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के व्यापारियों को तकलीफ कम से कम आए। उसमें रिटर्न भरने की छूट, डेट एक्सटेंड करी, जो पीछे लोगों ने रिटर्न नहीं भरी उनका पीरियड 30 सितंबर तक एक्सटेंड कर दिया गया, बिना पेनल्टी के रिटर्न भरने का वो कर दिया गया। अगर आपकी जीरो रिटर्न है, टैक्स है, अगर टैक्स है तो उसके ऊपर भी इंटरेस्ट रेट घटा के 9% कर दिए। तो काफी भारी छूट दे दी गई है और काफी भारी मेरी कंसेशन आई है। ओके, मुकेश जी, जिस तरीके से बदलाव और जैसा कि कहा जैन साहब ने कि जो मध्य और छोटे व्यापारी हैं, मुझे लगता है कि वो ज्यादा इससे प्रभावित होंगे जो कदम उठाए गए हैं, चाहे वो 20 लाख से 40 लाख तक करने की बेस लिमिट हो या फिर 1.5 करोड़ तक के सालाना टर्नओवर की बात हो। किस तरीके से देखते हैं इंडस्ट्री को और इस वर्ग को जो इसके दायरे में अब आता है, और खासतौर पर तब जबकि कोरोना काल में सबसे ज्यादा जो ग्रोथ की पोटेंशियल दिख रही है, जो रिवाइवल की बात हो रही है, वो इन्हीं मैं कहूं कि 2 मेन बेस हैं, मध्य और निम्न मध्य वर्ग बिजनेस का। नहीं कविन जी, देखिए जैन साहब ने वैसे तो काफी डिटेल में बताया हमें कि क्या क्या छूट हमें दी गई हैं सरकार की तरफ से, पर मैं ये कहना चाहता हूं कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने ये 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया था इस कोविड के लिए, तो सबसे पहले जो अनाउंसमेंट हुआ था, जो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस ने किया था, वो जब सबसे पहले आए थे इस 20 लाख करोड़ के पैकेज के बारे में बताने के लिए, तो सबसे पहला पैकेज जो अनाउंस हुआ था वो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए किया था। उन्होंने कहा था कि हम 3 लाख करोड़ का जो लोन है वो देंगे ऑटोमेटिक रूट में, जिसकी फुल्ली गारंटी होगी सरकार की, या सबऑर्डिनेट डेट देंगे, या डेफिनेशन चेंज करेंगे एमएसएमई की। वहीं पर सरकार नहीं रुकी। सरकार ने कहा कि भाई ये जो छोटे व्यापारी हैं, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम कैटेगरी के हैं, उनकी सबसे बड़ी समस्या कंप्लायंसेस की भी होती है, और साथ में जो इंटरेस्ट है, अगर पेनल्टी है या इंटरेस्ट है, अगर कहीं डिले हो जाता है कोई रिटर्न फाइल करने में, जैसे जैन साहब ने कहा कि भाई जुलाई 17 में ये आया था जीएसटी एक्ट, जुलाई 17 के बाद में जिन लोगों ने, कुछ लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया लेकिन उसके बाद वो अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर पाए, क्योंकि जो छोटा व्यापारी होता है कई बार वो सोल प्रोप्राइटरशिप में करता है, अकेला आदमी होता है, उसी को सेल करनी है, उसी को प्रोडक्शन करना है, उसी को फाइनेंस देखना है। तो अब सरकार ने कहा है कि कोई बात नहीं, आप एक रिटर्न के जो पहले पर डे के हिसाब से पेनल्टी लगती थी, अब उन्होंने कहा कि आपको अगर ये 2 साल 3 साल का भी डिले हो गया तब भी आप एक रिटर्न में केवल 500 रुपए की पेनल्टी दीजिए और अपनी रिटर्न फाइल कर दीजिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट को बिल्कुल आधा, ये नहीं कि 18 को उन्होंने कहा हो कि हम 15 कर देते हैं, 14 कर देते हैं, उन्होंने कहा कि पूरा हम 50% कर देते हैं, 9% की दर से आप इंटरेस्ट अगर है तो वो दीजिए। एक और बहुत बड़ा जो रिलैक्सेशन दिया है अभी जो फाइनेंस मिनिस्टर ने, उन्होंने कहा है कि भाई, क्योंकि अभी देखिए लॉकडाउन का समय है कविन जी, और बहुत सारे ऑफिस अभी ऐसे हैं जहां पर वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, लोगों के जो डिजिटल सिग्नेचर है वो हो सकता है उनके ऑफिस में रखे हों, वो अपडेट ना हुए हों, वो अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहे थे। उनको लगता था कि क्योंकि जो कंपनीज हैं, कंपनीज के केस में डिजिटली उनको रिटर्न फाइल करनी होती थी विद द हेल्प ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। अब सरकार ने कह दिया है कि कोई बात नहीं, आपके डिजिटल सिग्नेचर भैया आपके ऑफिस में रखे हैं, आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो हम बिना डिजिटल सिग्नेचर के भी आप अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा जो सपोर्ट है सरकार की तरफ से वो दिया गया है एमएसएमईज के लिए, और मेरा ऐसा मानना है कि ये जो प्रक्रिया है वो निरंतर है, अभी ये रुकी नहीं है। अभी हम ये नहीं कहते कि ये जो प्रक्रिया है जो सरकार की जो एमएसएमईज को जो मदद करने की है वो रुक गई है, या उन्होंने जो अनाउंस की वो एक बार है। ये मैं समझता हूं कि जैसे जैसे हम लोग उनके सामने अपनी समस्या लेकर जा रहे हैं, और मेरा ये मानना है कि हम लोग तो क्योंकि माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम निरंतर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या प्राइम मिनिस्टर को हम लेटर भेजते रहते हैं, जो डिमांड है, जो रिक्वेस्ट है, जो प्रॉब्लम है एमएसएमई की, उनसे अवगत कराते रहते हैं। और मैंने ये देखा है पिछले 3-4 महीने की, जहां भी हमने अपनी जो समस्या बताई है, चाहे वो डेफिनेशन की जो उन्होंने पहले 100 करोड़ की टर्नओवर के लिए कहा था, जब हमने उनको कहा कि ये और बड़ा होना चाहिए, तो चाहे उन्होंने 250 करोड़ किया हो, उसके बहुत सारे एक्सप्लेनेशन दिए हो, या ये जो कंप्लायंसेस है इसके बारे में हो, तो मेरा ये मानना है कि ये एक प्रक्रिया निरंतर है
और अभी हम और भी बहुत कुछ उम्मीद कर सकते हैं शायद सरकार से, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, कि वो जो छोटे व्यापारी हैं उनको और बहुत सारी सुविधाएं भी शायद हम लोग आगे मिलने की उम्मीद कर सकते हैं। मुकेश जी, एक छोटा सा मैं आंकड़ा चाहूंगा अगर मिल सकता हो कि इन कदमों के साथ अगर हम बाजार में हिस्सेदारी को देखें, मीडियम और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हैं, और उनकी हिस्सेदारी कितने लोग, मैं जानना चाह रहा हूं कि प्रभावित होंगे इन कदमों से, जिनको राहत मिलती नजर आएगी? देखिए, जो एमएसएमई का डाटा है कविन जी, वो ये है कि 6 करोड़ से कुछ ज्यादा है, करीब 6.5 करोड़ जो यूनिट्स हैं वो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज में अभी तक की जो पुरानी डेफिनेशन थी, जहां पर जो डेफिनेशन थी वो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 10 करोड़ रुपए तक थी, उन लोगों को जो एमएसएमई के बेनिफिट मिलते थे। अब ये दायरा बहुत ही विस्तृत कर दिया गया है। अब जो डेफिनेशन है वो एमएसएमई कैटेगरी में वो सारे एंटरप्राइजेज जहां पर टर्नओवर 250 करोड़ तक है और इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 50 करोड़ तक है, और उसमें साथ में उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को एक कर दिया गया है। पहले ये डिफरेंस था, यानी पहले था कि एमएसएमई में वो यूनिट्स थी जहां अगर मैन्युफैक्चरिंग में है तो इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ तक, और अगर सर्विस सेक्टर है तो इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ तक होता था। मैं समझता हूं कि ये जो 6 करोड़ की जो सीमा है, ये 6 करोड़ की जो नंबर है, ये अब काफी ज्यादा हो जाएगा, और केवल 6-7 हजार यूनिट्स ही ऐसी बचेंगी जो एमएसएमई के दायरे से बाहर होंगी। तो मैं समझता हूं कि जो एमएसएमई के जो बेनिफिट है वो एक बहुत बड़े जो वर्ग है उसको मिलने वाली है। यहाँ आपके प्रोग्राम के माध्यम से बस मैं एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा एमएसएमई मिनिस्ट्री से, अगर आप मुझे परमिट करें। तो जो अभी जो नया उद्यम रजिस्ट्रेशन आया है उसमें एक रिक्वायरमेंट ये है कि अभी तो उन्होंने कहा है कि आप अपना सेल्फ डिक्लेरेशन के बेसिस पर अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, लेकिन 1 अप्रैल 2021 से ये जो रजिस्ट्रेशन होगा ये तभी मिलेगा जब आपका पैन नंबर और साथ में जीएसटी का रजिस्ट्रेशन हो। इसमें हम भी बात कर रहे हैं सरकार से, हमने कहा कि सर वो यूनिट जहां पर थ्रेशोल्ड लिमिट, जैसे सर ने भी बताया, विनोद जैन जी ने, कि 40 लाख की जो लिमिट है या 20 लाख की लिमिट है मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर के लिए, तो उससे जिनकी कम टर्नओवर होगी उनको भी अब अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन लेने के लिए जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। उससे उनको जो इंसेंटिवाइज मिलना चाहिए कि हम अपना जो यूनिट है उसको रजिस्टर्ड करा लें एमएसएमई में, वो शायद थोड़े डिस्करेज हो जाएंगे। वो कहेंगे कि अगर हमें अपना ये उद्यम रजिस्ट्रेशन लेने के लिए जीएसटी में भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा अगर मेरी टर्नओवर 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख या 10 लाख है तब भी, तो मुझे लगता है कि शायद वो थोड़ा इसमें उनको जो इंसेंटिव मिलना चाहिए ये उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए वो नहीं मिलेगा। तो हमारी ये शायद रिक्वेस्ट रहेगी कि वो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन उन्हीं लोगों के लिए कंपलसरी करें जहां पर ये जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो उसको क्रॉस कर जाए। ओके शिशिर जी, जिस तरीके से एक तो टैक्स स्लैब की बदलाव की बात हो रही थी, दूसरा कुछ और रियायतों की बात हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि कदम उठा रही है सरकार, एक एक करके उन कदमों को जमीन पर देखा जा रहा है कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा। पहला तो मैं समझना चाहूंगा कि इंडस्ट्री के लिहाज से ये जो इस तरीके के कदम है, चाहे एग्जामिशन की बात हो या फिर बेस लिमिट को बढ़ाने की बात हो रही हो, या फिर आप जब पेनल्टी की बात कर रहे हैं वहां पर आपने टैक्स रेट को हाफ कर दिया हो पेनल्टी को लेकर, इसका सीधा या फिर मैं कहूं कि इम्पैक्ट एक बिजनेस पर या उस ओवरऑल सेक्टर पर किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, आज के समय में क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए 27 अगस्त और 19 सितंबर ये 2 तारीख ऐसे हैं जिस पर सारे उद्योग जगत की नजर लगी हुई है, आम आदमी की भी नजर है। 27 अगस्त को जीएसटी काउंसिल की एक बैठक है और दूसरी बैठक 19 सितंबर को बुलाई गई है। इन दोनों बैठक का महत्व इसलिए भी है क्योंकि आज के समय में जब हम कोविड के दौर से गुजर रहे हैं, बहुत सारी परेशानी उद्योग जगत के लिए है। कुछ परेशानियों का जो समाधान है वो आत्मनिर्भर भारत में किया गया, चाहे वो आपको रिटर्न के मामले में रियायत देने की बात हो, रिटर्न पे जो पेनल्टी थी वो उसको कम किया गया हो, रिटर्न की तारीख बढ़ाई गई हो, वो सारी चीजें की गई हैं। अब यहाँ पर डिमांड ये है कि हमको क्या रेट कम किया जा सकता है, क्या हमको कुछ और सुविधाएं दी जा सकती है, और तीसरा जो कि काफी अहम मुद्दा है, जो राजनीतिक तौर पे काफी संवेदनशील है, वो है राज्यों को मिलने वाला मुआवजा। जो 27 तारीख की जो बैठक है उसमें राज्यों को जो हम लोग मुआवजा की बात करते हैं कंपनसेशन एक्ट के तहत, उसमें चर्चा होगी कि उसके विकल्प क्या हो सकते हैं, और 19 सितंबर को अलग अलग दर की बात है। अब आपका जो सवाल था कि इस समय जो कुछ करना है वो क्या उद्योग जगत को किस तरीके से फायदा दे सकता है, हमें इस बात को ध्यान रखना है कि अगर आप जीएसटी का कलेक्शन देखें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल नेचुरली है कि कम होगा, क्योंकि एक ये एबनॉर्मल टाइम है।
इस एबनॉर्मल टाइम में क्या हम रेट घटा करके उद्योग जगत को राहत दे सकते हैं? क्या रेट घटाने से आम आदमी वापस बाजार में आ जाएगा? ये एक बड़ा बहस का मुद्दा है, क्योंकि जब उपभोक्ता आएगा तभी उद्योग चलेगा। उपभोक्ता नहीं है तो कंपनियां क्या करेंगी? सामान किसके लिए बनाएंगी? उपभोक्ता के लिए बनाएंगी। तो इसीलिए अब ये चर्चा चल रही कि क्या हम रेट कम करें। अब अगर रेट कम करते तो सरकार की कमाई पहले से ही कम है, तो क्या आप उसको मतलब उसका कोई तोड़ है, उसका कोई समाधान है? शायद इस समय ये बहुत ही एक जटिल प्रक्रिया है, बहुत ही जिसको कहते हैं ना, बहुत ही कठिन एक घड़ी है कि इसमें आप फैसला करें कि रेट में हम कोई बदलाव करें या ना करें। अब तक जो कुछ भी बदलाव किए गए हैं 39 बैठकों में और जीएसटी की प्रक्रिया में जो कुछ भी बदलाव किए गए, उसका उद्योग जगत को फायदा मिला है। और देखिए, आज रजिस्ट्रेशन लगभग 1.25 करोड़ जो है, आप याद करिए कि जीएसटी के पहले 60 या 62 लाख थे, आज 1.25 करोड़ हैं। कंप्लायंस ईज हुआ है। हम ये नहीं कहते कि सब कुछ आसान हो गया है, अभी भी कई तरह की परेशानियां हैं। खास तौर पे टेक्नोलॉजी के फ्रंट पर बहुत बड़ी परेशानी है। आप दूर दराज के इलाकों में चले जाएं, टियर 2 टियर 3 सिटीज में चले जाएं, ऑनलाइन सिस्टम उस तरीके से काम नहीं करता है। वो एक परेशानी है, वो परेशानी इतनी आसानी से दूर नहीं हो सकती है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि बहुत सारे कदम उठाए गए हैं, एक क्लैरिटी आई है और अब जरूरत इस बात की है कि उद्योग और व्यापार जगत उन जो सुविधाएं दी गई हैं, सहूलियत दी गई हैं, उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उपभोक्ताओं को दे, तो इससे दोनों को फायदा होगा। उपभोक्ता बाजार में आएगा, उद्योग आगे बढ़ेंगे। जयंत सर, क्योंकि